और वी विल गोइंग टू कंटिन्यू विद द MCQs. ओके, MCQs ऑन पॉलिटी. कल हमने काफ़ी सारे MCQs यहाँ पर सॉल्व किए थे और इन डेप्थ एनालिसिस भी उन MCQs का किया हुआ था. आज हम क्या करेंगे, इन MCQs को कंटिन्यू करेंगे और वन बाय वन करते हुए. देखिए ये टॉप 100 सीरीज आपकी चल रही है और टॉप 100 MCQs में चुनिंदा MCQs हैं. पूरे टॉपिक को कवर किया जा रहा है यहाँ पर, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, पार्लियामेंट है, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज़, DPSP, कोई भी है, चाहे आप इमरजेंसी की बात करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो ये सभी कुछ ये है यहाँ पर कवर किया जाता है. सो ये टॉप 100 MCQs का सीरीज यहाँ पर चलाया जा रहा है. टॉप 100 MCQs यानी कि मेरा ये वीकली बेसिस पर आपके 100 MCQs को खत्म करने का टारगेट है. तो मंथली जो है वो लगभग आपके 400 MCQs यहाँ पर कवर हो जाएंगे पॉलिटी के. इन द सेम वे आपके जो इकोनॉमी के MCQs हैं वही इकोनॉमी के MCQs आपके कवर होंगे स्पेशल क्लासेस पर. एंड स्पेशल क्लासेस क्या होते हैं? सो स्पेशल क्लासेस आर दोज क्लासेस जो कि आपके अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आपके लिए ली जाती हैं. नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन. चलिए, सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ ए जज टू द सुप्रीम कोर्ट. तो जो जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट होता है उसके रिगार्डिंग आपसे ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है. तो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एवरीवन. गुड मॉर्निंग. सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते भी रहेंगे. ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो, वो लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जल्द कर सकते हैं. ट्राई टू आंसर दिस. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ ए जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट. सो अपॉइंटमेंट ऑफ ए जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग आपको सही आंसर बताना है. जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय ए ग्रुप ऑफ जजेस कॉल्ड कॉलेजियम. यानी कि जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है जज के थ्रू, यानी कि ग्रुप ऑफ जजेस के थ्रू, जिसको हम कॉलेजियम बोलते हैं. दूसरा, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इज एलिजिबल टू बिकम ए जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट विद द फाइनल अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट. यानी कि देखिए 3 प्रकार से जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट को चुना जाता है, यानी कि 3 जगह से ले सकते हैं. एक होता है कि आपका डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट अगर कोई है तो एमिनेंट ज्यूरिस्ट या फिर डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, तो वो भी हमारे देश में जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट यहां पर बन सकते हैं. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट दैट यू हैव टू आंसर. देखिए, जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय ए ग्रुप ऑफ जजेस कॉल्ड द कोलिजियम. तो ये क्या अपॉइंटमेंट इनका जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होता है? आंसर इज नो. ओके, देखिए जब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 क्लॉज 2, एवरी जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. मतलब इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, ना कि कोलिजियम के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है. जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं हमारे देश में, उन सभी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो वो सभी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का अपॉइंटमेंट जो है हमारे देश में वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, ना कि कोई पर्टिकुलर बॉडी. ओके, तो संविधानिक पदों में सभी जगह अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा यहां पर किया जाता है. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? ये स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाता है. सेकेंड स्टेटमेंट, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इज एलिजिबल टू बिकम ए जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट विद द फाइनल अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट. ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. तो जो भी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हैं वो हमारे यहां पर जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट बनते हैं फाइनल अप्रूवल प्रेसिडेंट के बाद. तो आंसर क्या हो गया? 2 ओनली विल बी द राइट आंसर. बट थोड़ा सा हम यहां पर क्या है अंदर पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर क्या थ्योरी है, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा. तो देखिए आर्टिकल 124 क्लॉज 2 जो है उसमें बोला गया है कि हर एक जज जो होता है सुप्रीम कोर्ट का वो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील आफ्टर कंसल्टेशन विद द जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ द हाई कोर्ट इन द स्टेट एज द प्रेसिडेंट मे डीम नेसेसरी फॉर द पर्पस एंड शैल होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन द एज ऑफ 65 ईयर. मतलब अगर हमें जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट को यहां पर लेकर आना है तो 65 ईयर्स की एज उनका मैक्सिमम क्राइटेरिया होता है. फिर इसके बाद प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ए जजेस अदर देन चीफ जस्टिस, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उससे कंसल्ट किया जाएगा. ओके, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया. सेकेंड वन,
जो ओपिनियन होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट करने में किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस में, वो कंसल्टेशन किया जाएगा कॉलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस। कितने सीनियर मोस्ट जजेस होंगे? तो 4 सीनियर मोस्ट जजेस के कॉलेजियम के साथ फैसला लिया जाता है हमारे यहां पर जजेस के अपॉइंटमेंट में। कॉलेजियम जो है अपना रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट को, याद रखिएगा रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का वर्ड जब आता है तो रिकमेंडेशन मतलब होता है कि इट इज नॉट बाइंडिंग। ओके, तो मतलब कॉलेजियम अपना सुझाव पेश करेंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट को उसके ऊपर निर्णय लेना है या नहीं लेना है, मतलब उस पर्टिकुलर इंसान को जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट बनाना या नहीं बनाना, वो प्रेसिडेंट यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर डिपेंड करता है। सो प्रेसिडेंट कैन आइदर एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट, और अगर वो रिजेक्ट करता है तो रिकमेंडेशन कॉल्स बैक टू द कॉलेजियम। इफ द कॉलेजियम रिट्रीट इट्स रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट देन ही इज साउंड बाय दैट रिकमेंडेशन। मतलब क्या हुआ कि यहां पर अगर प्रेसिडेंट ने भेज दिया कि भाई हमें इसको नहीं बनाना, तो एक बार प्रेसिडेंट कॉलेजियम को भेज सकता है, मगर दोबारा से अगर कॉलेजियम ने उसी का नाम भेज दिया देन प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव दैट पर्टिकुलर पर्सन वी कैन से साइन टू गो अहेड, और वो यहां पर जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट बन सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? तो टू बिकम ए जज तो 65 ईयर्स जो है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए पर्सन को, जो है 1 हाई कोर्ट और मोर में एटलीस्ट 5 साल तक जज रहना चाहिए, और अगर वो जज नहीं है तो एडवोकेट रहना चाहिए 10 साल तक, और या फिर वो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। तो 3 क्राइटेरिया है, 5 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में वो जज रहे हों, 10 साल तक किसी भी एडवोकेट रहे हों किसी भी हाई कोर्ट के अंदर, और इसी के साथ या फिर वो कोई कॉलेजियम यानी कि डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट रहे हो देश के, तो वो हमारे देश में जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट यहां पर बन सकते हैं। गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन? समझ में आया सभी के लिए? ओके, देखो इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला स्टेटमेंट समझ लो कि जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, दे आर नॉट अपॉइंटेड बाय द जजेस ऑफ ए वी कैन से कॉलेजियम। तो पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है। दूसरे में लिखा हुआ है कि डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट जो है हमारे देश में जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट बन सकता है, बट विद द फाइनल अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अभी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लीडर ऑफ अपोजिशन। तो लीडर ऑफ अपोजिशन के रिगार्डिंग आपको सही स्टेटमेंट का यहां पर जवाब देना है। द ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दे आर एंटाइटल्ड टू द सैलरी अलाउंसेस एंड अदर फैसिलिटीज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ ए कैबिनेट मिनिस्टर। So which of the following is correct that you have to answer? Answer this question. Which of the following statement is correct that you have to answer? देखो क्वेश्चन में आपको बताना है कि लीडर ऑफ अपोजिशन के ऊपर है। ठीक है, सो ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल 100% सही बात है। ऑफिस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे संविधान में कहीं पर भी ये वर्ड यूज नहीं है, और इनके ऊपर कोई ऐसा खास जिक्र भी हमारे यहां पर नहीं किया गया। देन सेकेंड वन, जो ऑफिस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन को सैलरी वगैरह जितनी भी मिलती हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर मिलती हैं। किसके बराबर मिलता है? तो कैबिनेट मिनिस्टर जितने भी होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर जो और खास मिनिस्टर्स होते हैं ना, उन्हीं की तरह इनको ट्रीट किया जाता है। मान के चलिए आज राजनाथ सिंह कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ठीक है, अनुराग ठाकुर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, और कैबिनेट मिनिस्टर के साथ प्राइम मिनिस्टर आते हैं, है ना, तो ये मिला के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर और खास लोग हो गए, और इन खास लोगों को मतलब बराबर जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन को दर्जा दिया गया है। सो दे आर एंटाइटल्ड टू द सैलरी अलाउंसेस एंड अदर फैसिलिटीज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ ए कैबिनेट मिनिस्टर इन इंडिया। गेटिंग दिस पॉइंट? वैष्णवी, क्लास का जो टाइम है वो है 11 से 11:45-50 तक मॉर्निंग में,
और 4 बजे से लेके 4:45 आपके अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस में रहते हैं, जहां पर हम MCQs ऑन पॉलिटी का डिस्कशन करते हैं। यस, वेरी गुड वानी, सभी को समझ में आया? थम्स अप करो जल्दी से। चलो, so under the rules of Lok Sabha, leader of opposition means prime minister if he is a member of the Lok Sabha or a minister who is a member of the Lok Sabha and is nominated by the prime minister to function as the leader of the house। एक बात याद रखिएगा, एक होता है लीडर ऑफ द अपोजिशन और एक होता है लीडर ऑफ द हाउस। लीडर ऑफ द हाउस जहां पर प्रधानमंत्री है, मान के चलिए अभी मोदी जी जो है वो लोकसभा से आते हैं, तो लीडर ऑफ द हाउस मोदी जी होंगे और राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस अलग होंगे। बट मनमोहन सिंह जी जो हैं वो राज्यसभा से आते थे, तो राज्यसभा के लीडर ऑफ हाउस मनमोहन सिंह जी थे और उस टाइम पे लीडर ऑफ द हाउस लोकसभा में कोई और था। तो ऐसे आपको याद रखना है कि लीडर ऑफ द हाउस भी होता है, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी होते हैं, ठीक है। सो लीडर ऑफ द हाउस मींस प्राइम मिनिस्टर इफ ही इज ए मेंबर ऑफ द लोकसभा और ए मिनिस्टर हु इज ए मेंबर ऑफ द लोकसभा। मतलब अगर प्रधानमंत्री लोकसभा से नहीं आता तो कोई मिनिस्टर वहां पर क्या है, लीडर ऑफ द हाउस वहां पर बन जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज विल बी द आंसर सी। यहां पर आंसर क्या होगा, सी। दोनों के दोनों यहां पर स्टेटमेंट क्या होते हैं, सही होते हैं। गेटिंग दिस पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब देखो ये क्या है, ये क्वेश्चन एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। आजकल यूपीएससी इन क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देती है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को जिनको जानकारी नहीं है कोई दिक्कत नहीं, बट इन क्वेश्चंस में आप ये समझ लेना कि इन कमिटीज को गूगल पे सर्च कर लो या तो विकिपीडिया पे, जहां पर आपका मन करे, बट इन कमिटीज को थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए बिफोर गिविंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, क्योंकि यहां से भी आजकल यूपीएससी क्वेश्चन बनाते हैं। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन नाउ। सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे। Which of the following suggested that states having legislative council should have representation from local government? इनमें से कौन सा सजेस्ट करता है कि स्टेट्स जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, स्टेट जहां जहां लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां वहां उनका रिप्रेजेंटेशन होगा लोकल गवर्नमेंट से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। राजमन्नार कमिटी, पुंसी कमीशन, अनंतपुर साहिब कमीशन, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट स्टेट्स हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड हैव रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट? दीप्ति एक बार और चेक करिए आप। चलो देखो, पुंसी कमीशन की बात करते हैं। आंसर क्या है इसका, पुंसी कमीशन है। तो सेकेंड कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन कब बनाया था, 2007, अंडर द चेयरमैनशिप। पुंसी कमीशन के चेयरमैन कौन थे, मदन मोहन पुंसी, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे पुराने। और इनको काम क्या दिया था, तो इनका काम था सेंटर स्टेट रिलेशंस को चेक करना और उसमें क्या क्या अमेंडमेंट हो सकते हैं जिससे कि इनके संबंध मधुर हो जाएं। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये कमेटी को बनाया गया था, ठीक है। तो न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज इन सेक्टर जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, जुडिशरी, इसको बनाने की बात पुंसी कमीशन में किया गया था। तो पहला रिकमेंडेशन क्या था कि नई ऑल इंडिया सर्विसेज को बनाना चाहिए। दूसरा, बैलेंस ऑफ पावर स्टेट्स के बीच में होना चाहिए, ये डिजायरेबल है एंड दिस इज पॉसिबल बाय द इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। एंड इसमें क्या जरूरत है, तो रिक्वायरमेंट है अमेंडमेंट ऑफ द रिलेवेंट प्रोविजंस टू गिव इक्वालिटी ऑफ सीट्स टू स्टेट्स इन द राज्यसभा इररेस्पेक्टिव ऑफ द पॉपुलेशन साइज। मतलब दूसरा इसमें स्टेटमेंट में यह था कि बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन हो सेंटर स्टेट के बीच में। तीसरा इनका रिकमेंडेशन क्या था कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए लोकल बॉडीज, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन पे इन्होंने जोर दिया था, जिससे कि जो सेल्फ गवर्नमेंट है यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड हो एप्रोप्रिएट अमेंडमेंट के द्वारा। और रिकमेंड ये भी किया गया था कि स्टेट्स जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए लोकल गवर्नमेंट का। लोकल गवर्नमेंट मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का मेंबर के जो लोग हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा इनका सुझाव था।
सो आंसर क्या होगा इसमें? आंसर होगा पुंसी कमीशन। तो पुंसी कमीशन ने डिसेंट्रलाइजेशन की बात करा, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करा था, बैलेंस ऑफ पावर बना रहे, इस चीज को लेकर इन्होंने जो है सारे चीजों पर जिक्र किया हुआ था। गेटिंग दिस पॉइंट? हिंदी का क्लास कब होता है? हिंदी का क्लास कृष्णा होता नहीं है, क्योंकि मैं आपको पढ़ाता हूं इंग्लिश में और एक्सप्लेनेशन जो है वो हिंदी में प्रोवाइड करता हूं। Try to answer this. Which of the following qualification is required for a person to be chosen as a member of a state legislative assembly? इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है किसी भी पर्सन को टू बी चूजन एज ए मेंबर ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस का रिक्वायरमेंट है, ये यहां पर आपसे क्वेश्चन को पूछा गया है। सी, बार बार मैं आप लोगों से बोल रहा हूं एक ही बात कि इस बार सीट्स काफ़ी अच्छी हैं आप लोगों के लिए, कट ऑफ के कम जाने के चांसेस हैं, और कट ऑफ जब कम जाता है लगभग 90 अप्रॉक्स, तो आप लोगों को यहाँ पर ये समझना है कि 20 क्वेश्चन आएंगे पॉलिटी से, तो 40 नंबर आप यहाँ से जो है वो अपने पक्के कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके रहेंगे 50 नंबर, वो 50 नंबर आप एनवायरनमेंट, इकोनॉमी की भी क्लासेस हम यहाँ पर ले रहे हैं, स्पेशल क्लासेस जो चल रही है, तो आपका इकोनॉमी का पोर्शन भी यहाँ पर कवर हो रहा है। तो एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, आईआर, ज्योग्राफी को अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोगों ने पढ़ा नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी से क्वेश्चंस जो हैं यूपीएससी कम ही पूछ रहा है। बेटर ये रहेगा कि आप मैपिंग पर ध्यान दें, आईआर पर ध्यान दें, साइंस एंड टेक पर ध्यान दें, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इनसे जो है आप अपने पेपर को आसानी से निकाल सकते हैं। बट आपका बेस जो है वो बेस होना चाहिए पॉलिटी। बेस क्या होगा? बेस शुड बी पॉलिटी हियर। चलो, he must be a elector for any assembly constituencies in the concerned state. He must not be less than 30 years of age. अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, तो ही मस्ट बी ए इलेक्टर फॉर एनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द कंसर्न स्टेट, यानी कि मध्य प्रदेश में अगर किसी को एमएलए के चुनाव लड़ना है तो मध्य प्रदेश के किसी भी कोने से वो बिलोंग करता हो, वो इलेक्टोरल मध्य प्रदेश का होना चाहिए। मान के चलिए कि अगर कोई भोपाल से चुनाव लड़ रहा है, यानी कि भोपाल में उसका इलेक्टोरल है, यानी कि उसका रजिस्ट्रेशन है, तो वो इंदौर से चुनाव लड़ सकता है। ये पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। दूसरे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि 35 साल से एज जो है वो कम नहीं होना चाहिए, मतलब मिनिमम एज 30 ईयर्स है। तो यहां पर बिल्कुल गलत बात है। आंसर क्या होगा? 25 ईयर्स की एज मेंशन्ड है फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, सो आंसर विल बी व्हाट? 1 ओनली। कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा हुआ है कि ही मस्ट बी नॉट देन 30 ईयर्स इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो लेजिस्लेटिव काउंसिल में 30 साल की उम्र है और लेजिस्लेटिव असेंबली में 25 साल की उम्र मांगी गई है। ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया और ऑथराइज होना चाहिए, एंड ही मस्ट पोसेस अदर क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब बाय द पार्लियामेंट। ओके, और वो क्या है क्वालिफिकेशंस में? तो पर्सन टू बी इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल मस्ट बी इलेक्टर फॉर द असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट। ठीक है, ए पर्सन टू बी इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली मस्ट बी इलेक्टोरल फॉर द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंसर्न स्टेट। ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए? सेम हो गए। मेंबर ऑफ ए एससी और एसटी अगर वो कंटेस्ट करना चाहते हैं अपने सीट पे रिजर्व पे, तो वो कंटेस्ट कर सकते हैं, मगर जनरल सीट पे अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो जनरल सीट पे भी चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहां पर? 1 ओनली विल बी द राइट आंसर हियर। समझ में आया सभी को? गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट? अब जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, दैट यू हैव टू आंसर।
अच्छा, कोई बताएगा मुझे कि मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड है क्या जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट बनने के लिए? एनीवन टेल मी कि मिनिमम एज डिफाइंड है क्या जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट बनने के लिए? सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे। देखो ये इजी क्वेश्चन है, इसको ना ऐसे क्वेश्चंस को तो क्या है, ये फुल टॉस बॉल है जब अपन क्रिकेट खेलते हैं ना। यस, वेरी गुड वानी, बलबीर, ठीक है, वेरी गुड कल्पना। सो देयर इज नो मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड कि भाई इतना होना चाहिए, जैसे एमपी एमएलए के लिए है ना मिनिमम एज, इसमें मिनिमम नहीं है, इसमें मैक्सिमम एज है। 65 ईयर्स इज ए मैक्सिमम एज। जितेंद्र एक बार और आप चेक करिए। देखिए ये जो ऑप्शन है कि 35 ईयर्स मिनिमम, ये गलत हो गया, और जब ये गलत हो गया तो आपका आंसर तो वैसे ही इसमें निकल आता है। मगर फिर भी समझ लो क्वालिफिकेशन क्या है, जज ऑफ ए हाई कोर्ट 5 ईयर्स, एडवोकेट ऑफ ए हाई कोर्ट 10 ईयर्स और डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। ठीक है, 3 इसमें क्राइटेरिया हैं। ओके, सो ए पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट शुड हैव फॉलोइंग क्लासिफिकेशन: सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, जज ऑफ ए हाई कोर्ट होना चाहिए, एडवोकेट, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है मिनिमम एज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यस, अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज, वेरी गुड। मैक्सिमम 65 साल का आदमी जो है, अब चाहे वो 64 साल 5 महीने में बना हुआ आदमी, वो 65 साल के होते ही उसका रिटायरमेंट हो जाएगा चीफ जस्टिस में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा? स्पीकर ऑफ द लोकसभा में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। ही कैन बी रिमूव बाय रेसोल्यूशन पास्ड बाय इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट। देखो वर्ड्स पे जाना, ठीक है। दूसरा, he resigns by writing to the president. When a resolution for his removal is under consideration of the house, he cannot take part in the proceeding of the house. When the Lok Sabha is dissolved, speaker does not vacate his office and continue till the newly elected Lok Sabha meet. इसमें ना क्रॉस क्रॉस कर करके आप आंसर निकालिए। क्या करिए? क्रॉस करिए, मतलब एलिमिनेट करो और फिर इसका ऑटोमेटिकली आंसर आप निकालेंगे। क्या स्पीकर ऑफ द लोकसभा जब रिजाइन करते हैं तो उनको प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देना है? चलो अच्छा, आप लोग आंसर दीजिए आज। यहां पे इसका आंसर क्या होगा? ही रिजाइंस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। क्या वो राइटिंग टू द प्रेसिडेंट करते हैं क्या? अच्छा रिवीजन होगा इससे भी। इसका आंसर दीजिए। वेरी गुड, दीप्ति, बलवीर, कार्तिक, वानी। ओके, यस, डेप्यूटी स्पीकर। फिर ही कैन बी रिमूव बाय रेसोल्यूशन पास बाय इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ऑल द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होगा? नहीं होगा, ठीक है। व्हेन ए रेसोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द हाउस, ही कैनॉट टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। नो, ही कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, बट ही कैनॉट वोट इन केस ऑफ टाई। ही विल वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। मतलब जैसे नॉर्मल एमपी वोट करते हैं वैसे ही वोट करेंगे, प्रोसीडिंग में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्पीकर टू डेप्यूटी स्पीकर, यस, स्पीकर, यस यस, वेरी गुड। ओके, तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या हो गए? गलत हो गए। तो आंसर क्या बचा? यही बचा कि जब भी लोकसभा डिसॉल्व होती है, स्पीकर अपने ऑफिस को वेकेट नहीं करता और कंटिन्यू करते हैं जबकि न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मीट करती है। अब इसमें एक खासियत है, क्या है कि मान के चलिए कि हमारा जो स्पीकर है, हमारे जो स्पीकर हैं वो सुमित्रा महाजन थी, ठीक है, लास्ट स्पीकर सुमित्रा महाजन थी। तो 2019 में ओम बिरला जी स्पीकर बने, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि सुमित्रा महाजन जी जो थी वो 2014 से 2019 के बीच में रही। अब जब ये ड्यूरेशन था ना यहाँ पर 2-3 महीने का, तो उस टाइम पे सुमित्रा महाजन जी ने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद जब पहली लोकसभा गठित हुई उसमें प्रोटेम स्पीकर को बिठाया गया, और फिर प्रोटेम स्पीकर को बिठाने के बाद, शपथ लेने के बाद, प्रेसिडेंट ने डेट अनाउंस किया कि इस दिन चुनाव होंगे स्पीकर के,
और फिर वो चुनाव के जो डेट निकली उसके बाद ओम बिरला जी को स्पीकर बनाया गया। अभी तक हमारे देश में जो स्पीकर के बाद डेप्यूटी स्पीकर होते हैं वो अभी भी नियुक्ति नहीं हुई है। 2-3 साल से उसकी वैकेंसी जो है वो खाली पड़ी है। मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया था। दोस्त वांट टू वॉच दैट वीडियो, आप लोग वो वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया सभी के लिए? ठीक है, चलो आंसर दिस क्वेश्चन नाउ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्लियामेंट्री फोरम। पार्लियामेंट्री फोरम के ऊपर आपको सही स्टेटमेंट बताना है। पार्लियामेंट्री फोरम के ऊपर ये क्वेश्चन है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री फोरम। जो स्पीकर होता है लोकसभा का वो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं सभी पार्लियामेंट्री फोरम के। पहला स्टेटमेंट। दूसरा, जो ड्यूरेशन होता है ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ द फोरम इज को टर्मिनस विद देयर मेंबरशिप इन ए रेस्पेक्टिव हाउस। ए मेंबर में रिजाइन फ्रॉम द फोरम बाय राइटिंग टू द स्पीकर चेयरमैन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगेगा। वेरी गुड दीप्ति, वेरी गुड वानी, यस वेरी गुड अल्पना। देखो, स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री फोरम नहीं। ए मेंबर में रिजाइन फ्रॉम द फोरम बाय राइटिंग टू द स्पीकर और चेयरमैन, यस। ड्यूरेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ द फोरम इज को टर्मिनस विद देयर मेंबरशिप इन द रेस्पेक्टिव हाउसेस। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। आपने एक्सप्लेनेशन अच्छा दिया इसका कि पार्लियामेंट्री फोरम हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द मेंबर्स टू हैव इंटरेक्शन विद मिनिस्टर्स, एक्सपर्ट्स एंड की ऑफिशियल्स, जिससे कि जो मेंबर्स हैं उनके पास नॉलेज होगा क्रिटिकल इश्यूज में और वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रॉब्लम, प्रिपेयर कर सकते हैं स्ट्रेटजी, स्पीड अप कर सकते हैं इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस फॉर मैटर कंसर्निंग विद देयर रेस्पेक्टिव फोरम। अभी के टाइम पर 8 पार्लियामेंट्री फोरम जो हैं वो होते हैं और इसमें जो 8 पार्लियामेंट्री फोरम है, जैसे कि चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट, स्पीकर इज द एक्स ऑफिशियो को प्रेसिडेंट ऑफ द पार्लियामेंट्री फोरम ऑन हेल्थ एंड पॉपुलेशन। ये स्टेटमेंट जो है आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अब जो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, कंसर्न मिनिस्टर जितने भी होते हैं वो सब एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इन सब के रेस्पेक्टिव फोरम के। देखिए टोटल 8 पार्लियामेंट्री फोरम है जिसमें से 7 पार्लियामेंट्री फोरम के वी कैन से हेड स्पीकर है और एक पार्लियामेंट्री फोरम के जो हेड है वो हमारे कौन है? राज्यसभा के चेयरमैन है। तो आंसर यहां पर क्या होगा? आंसर होगा 2 and 3। 2 and 3 ओनली विल बी द राइट आंसर हियर। चलो, ग्राम सभा के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ग्राम सभा।
क्वेश्चन है ग्राम सभा, इट इज ए बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल। ओके, तो ये एक बॉडी है ग्राम सभा की जो कंसिस्ट करते हैं पर्सन से, जिसमें रजिस्टर होते हैं इलेक्टोरल रोल ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल। द रिकमेंडेशन ऑफ द ग्राम सभा shall be mandatory for grant of prospecting license for minor mineral in every पंचायत। मतलब कि यहाँ पर मैंडेटरी होता है, ग्राम सभा के जो चेयरमैन होता है या फिर ग्राम सभा के जो हेड है, पंचायत जो होती है, उसमें माइनर मिनरल का इनके ऊपर मैंडेटरी होता है लाइसेंस का अप्रूवल लेना। थर्ड वन, अंडर द पेसा एक्ट 1996 इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बाइनेज फिशरीज अंडर द पॉवर्टी एलिविएशन एंड अदर प्रोग्राम। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट दैट यू हैव टू आंसर। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है, आंसर करो। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नो, एक बार और चेक करो। फॉर ग्रांट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस, मतलब लाइसेंस को वो देते हैं। यस यस यस, देखो आंसर इज सी। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में सभी को डाउट था। इट इज ए विलेज असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड वोटर इन द एरिया ऑफ पंचायत। इट में एक्सरसाइज पावर एंड परफॉर्म सच फंक्शन एट द विलेज लेवल एज द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट डिटरमाइन। रिकमेंडेशन ऑफ द ग्राम सभा और द पंचायत एट द अप्रोप्रिएट लेवल शाल बी मैंडेटरी फॉर ग्रांट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग माइनर लाइसेंस और माइनिंग लीज फॉर माइनिंग मिनरल्स इन द शेड्यूल्ड एरिया, ना कि सभी एरिया में। मतलब केवल जो शेड्यूल्ड एरिया है उन सभी एरिया में लाइसेंस का अप्रूवल लेना पंचायत या ग्राम सभा से अनिवार्य होगा, बाकी सभी जगह जो है वो अनिवार्य नहीं होता। एक्ट प्रोवाइड फॉर ए ग्राम सभा एज द फाउंडेशन ऑफ ए पंचायत राज सिस्टम। इट इज ए बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन रजिस्टर इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ ए विलेज कंप्राइज्ड विद इन द एरिया ऑफ ए पंचायत एट द विलेज लेवल। एवरी ग्राम सभा शाल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज अंडर द पॉवर्टी एलिविएशन एंड अदर प्रोग्राम। तो आंसर क्या होगा इसमें, 1 and 3 विल बी द राइट आंसर। ओके, तो सारे पंचायत लेवल पर जितनी भी होती हैं उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, इट इज ओनली फॉर द शेड्यूल्ड एरिया। तो शेड्यूल्ड एरिया में ही उनको अप्रूवल लेना जो है वो अप्रूवल अनिवार्य होता है, यस परमिशन देते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ट्राई टू सॉल्व दिस। क्वेश्चन है with reference to advisory jurisdiction of the Supreme Court. Advisory jurisdiction of the Supreme Court, consider the following statement. President of India can refer any question of law or fact of public importance to the Supreme Court for advice. Opinion expressed by the Supreme Court is binding on the President of India. Which of the following is correct that you have to answer? क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी चीज़ को लेकर एडवाइस मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, दूसरे में लिखा है कि जो भी एक्सप्रेस करेगा एडवाइस सुप्रीम कोर्ट, वो एडवाइस जो होगी वो बाइंडिंग होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट दैट यू हैव टू आंसर। वेरी गुड सानिया, दीप्ति, कल्पना। देखो टाइम पर आओ आप लोग क्लासेस में, आप लोग लेट आते हो। अब ये क्लासेस जो है ना, मैं खुद ही कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। पहले वाली क्लासेस में थ्योरी था, अब ये क्लासेस में ना बिल्कुल 2 टूक बातें लिखी गई हैं जो यूपीएससी डायरेक्टली पूछता है। और आप देखते हो मैं प्रमोशन कुछ नहीं करता,
मैं पढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ फ्री में चीज़ें मिल रही हैं, उसको अवेल करो आप लोग। फ्री में चीज़ें हैं, बट हाँ आप लोग स्पेशल क्लासेस ज़रूर देखो वहाँ पर जाके, उसके लिए मैं ज़रूर फोर्स करूँगा, क्योंकि स्पेशल क्लासेस भी फ्री ही है, उसमें भी कोई आप लोगों के लिए आपत्ति नहीं है, बैन नहीं होता। 4 बजे से 4:45 पर क्लास है, इकोनॉमी की क्लासेस हैं, आप वो भी अवेल कर सकते हैं 4 से 4:45। इफ़ यू विल फॉलो ना तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, नोटिफिकेशन बंद करोगे तो फिर नहीं मिलेगा आपको। चलो, विद रेफरेंस टू एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रेफर एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ओपिनियन जो एक्सप्रेस करते हैं सुप्रीम कोर्ट वो बाइंडिंग होता है प्रेसिडेंट के लिए, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। प्रेसिडेंट के लिए कोई चीज बाइंडिंग कैसे हो सकती है? ओके, सो आर्टिकल 143 ऑथराइज करते हैं प्रेसिडेंट को कि वो ओपिनियन ले सकते हैं ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस जो कि अराइजन हुए हैं या फिर वो होने वाले हैं। कोई भी डिस्प्यूट जो होते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, एग्रीमेंट, कोवेनेंट, एंगेजमेंट, इन सब को लेकर वो एग्रीमेंट कर सकते हैं। पहले केस में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में टेंडर और में रिफ्यूज टू टेंडर इट्स ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट, वो मना भी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए एडवाइस, प्रेसिडेंट के लिए एडवाइस देने के लिए। दूसरे केस में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट मस्ट टेंडर इट्स ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट। दोनों केसेस में जो ओपिनियन एक्सप्रेस करता है ना सुप्रीम कोर्ट, वो एडवाइजरी होता है, वो बाइंडिंग नहीं होता है। ही मे फॉलो और मे नॉट फॉलो हिज ओपिनियन। इट फैसिलिटेट द गवर्नमेंट टू हैव ए authoritative legal opinion on a matter to be decided by it। तो आंसर इसमें क्या होगा, 1 only will be the right answer here। ठीक है, चलो, पीएम केयर फंड बहुत हो गया ना, पीएम केयर फंड। कोरोना में बहुत पीएम केयर फंड देखा होगा आप लोगों ने। देखो, ये क्वेश्चन प्री में आए ना आए, मेंस में जरूर इस क्वेश्चन के ऊपर आप कहीं ना कहीं लिख के आना, यू विल गेट द मार्क्स। कहीं ना कहीं मतलब क्या होता है कि देखो, एक अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो वो 15 नंबर के क्वेश्चन में आपसे एक क्वेश्चन, चाहे वो क्वेश्चन पेपर 2 का क्यों ना हो, वो यूपीएससी ये चाहता है कि आप उसमें इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल, ये सब पर्सपेक्टिव को कवर करो एक 15 नंबर के क्वेश्चन में। ओके, चाहे 10 नंबर का क्वेश्चन हो तो भी आप जो 4 पॉइंट लिख रहे हो ना, वो 4 पॉइंट्स में आप उन चारों के जो वर्डिंग है उसमें इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, आईआर, इस तरीके से अगर आप वर्डिंग लेकर चलोगे ना, तो आपके मेंस एग्जामिनेशन में आपको काफी हेल्प मिलेगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पीएम केयर फंड which was recently seen in the news. Prime Minister is the ex officio chairman of the fund. It is funded through both budgetary approval as well as CSR contribution. A RTI can be filed to seek information by the general public as it is designated as a public authority. खेल इस क्वेश्चन में थर्ड ऑप्शन में ही है। इस क्वेश्चन, यस यस यस, वेरी गुड। इस क्वेश्चन में खेल क्या है, थर्ड ऑप्शन का है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, वेरी गुड। थर्ड इज फॉल्स। अब वो फॉल्स क्यों है, क्योंकि आरटीआई जब दायर की थी तो उसमें ये बोला गया था कि भाई ये पब्लिक अथॉरिटी की डेजिग्नेशन में नहीं आता, तो इसलिए हमसे इसका जवाब मत मांगो कि उसमें कितने पैसे और कहाँ पैसे खर्च हुए। देखिए सरकार ने कितने स्मार्टली प्ले किया कि प्राइम मिनिस्टर को उसको चेयरमैन बना दिया। अब प्राइम मिनिस्टर वर्ड यूज़ किया, मोदी वर्ड यूज़ नहीं किया। तो प्राइम मिनिस्टर अगर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है उस फंड का, तो फिर वो पब्लिक अथॉरिटी में नहीं डाला, तो यहीं पर कॉन्ट्रडिक्शन शुरू हो गया था, है ना। दूसरा, इसमें बजटरी अप्रूवल दिया गया, सीएसआर कंट्रीब्यूशन दिया गया। सीएसआर कंट्रीब्यूशन दिया था बजट में, उसके लिए कोई भी ऐसी चीजें नहीं दी गई, तो इसलिए आंसर क्या होगा, 1 ओनली विल बी द राइट आंसर। पीएम केयर फंड रजिस्टर्ड एज ए पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। रिसेंटली गवर्नमेंट हैज नॉट शेयर द इंफॉर्मेशन ऑन आरटीआई रिक्वेस्ट ऑन पीएम फंड स्टेटिंग दैट इट इज नॉट ए पब्लिक अथॉरिटी, बट ये क्या है, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। द ट्रस्ट डीड ऑफ पीएम केयर फंड हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत है। सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। आंसर विल बी 1 ओनली।
यस, नॉट एट बजट। आंसर दिस क्वेश्चन नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, वो आपको बताना है, और कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। ऑल द लीगली ऑथराइज पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर मेड आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब जितने भी लीगली ऑथराइज पेमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे, वो सभी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिए जाते हैं। सेकेंड वन, पेमेंट फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया कैन बी मेड विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन। मतलब बिना पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन के हम पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से पैसे निकाल सकते हैं। थर्ड वन, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज हेल्ड बाय ए फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखो सी ऑप्शन तो बहुत लोगों ने दिया, वेरी गुड। सर आपके अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? बॉर्नवीटा पियो। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज हेल्ड बाय ए फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यस, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है वो फाइनेंस सेक्रेटरी निकालते हैं, रखते हैं, संभालते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में। पेमेंट जो होते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया वो लेते हैं विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन। दिस इज ऑल्सो ट्रू। जितने भी लीगली ऑथराइज पेमेंट होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाले जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही होगा। तो आंसर तो तीनों सही हैं, मगर आप तीनों को आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। देखिए, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266 में है, कंटिजेंसी 267 में है। पहला वाला क्या है, ये एक फंड है जिसमें जितने भी रिसिप्ट्स हैं वो क्रेडिट होते हैं और जितने भी पेमेंट है वो डिटेल डेबिट होते हैं। सबकी सैलरी, सबके लोन, ये सब चीज़ें जो है ना, वेज और मीन्स ऑफ एडवांसेस, ऑल मनी रिसीव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जितना भी लोन होता है वो सब CFI से निकलता है, ठीक है। ऑल द लीगली ऑथराइज पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर मेड ऑफ दिस फंड। नो मनी आउट ऑफ दिस फंड कैन बी अप्रोप्रिएटेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द पार्लियामेंट्री लॉ हियर। देन पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया वो क्या होता है, तो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया मतलब कंटिजेंसी के अलावा, कंसोलिडेटेड के अलावा जितनी भी मनी होती है वो रिसीव होती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी क्रेडिटेड टू द पब्लिक अकाउंट। दिस इंक्लूड प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट, जुडिशियल डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट्स, रेमिटेंसेस एक्सेट्रा। ये जो अकाउंट है वो ऑपरेटेड होते हैं बाय द एग्जीक्यूटिव एक्शन, दैट इज पेमेंट फ्रॉम दिस अकाउंट कैन बी मेड विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन एंड सच पेमेंट्स आर मोस्टली इन द नेचर ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या होते हैं, ये फाइनेंस सेक्रेटरी देखते हैं ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, एंड लाइक पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया ये भी एग्जीक्यूटिव एक्शन ही देखता है। तो पब्लिक अकाउंट, कंटिजेंसी, एग्जीक्यूटिव एक्शन देखते हैं। कंसोलिडेटेड जो होते हैं वो जो है आप यहां पर ये देखते हैं। अच्छा, देखो मैंने एक गलती की थी लाइफ में कि मैं ना थक गया था जब मैंने इंटरव्यूज दिए थे, और वो थकना ना आज तक महंगा पड़ रहा है, वो लाइफ टाइम महंगा पड़ेगा, है ना। वो थकावट अगर तब नहीं की होती ना तो शायद आज कहीं और होता। कल मैंने एक कोट डाला हुआ था कि नींद से इतना भी प्यार ना करो कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे ख्वाब बन जाए। समझे इस बात को? नींद से इतना भी प्यार ना करो कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे ख्वाब बन जाए। मंजिल क्या थी? सिलेक्ट होना, है ना। अब वो क्या बन गए? ख्वाब बन गए। तो नींद कैन बी इन एनी फॉर्म, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ आलस, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कि आप लोगों ने इग्नोर कर दिया, मैंने इग्नोर कर दिया, दुनिया ने इग्नोर कर दिया, है ना।
चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चीफ मिनिस्टर विथ रेस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, चीफ मिनिस्टर विथ रेस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये आपको बताना है। He allocates various portfolio among minister. His death can dissolve the council of minister. मतलब चीफ मिनिस्टर की डेथ हुई तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म हो जाएंगे। ये अलोकेट करते हैं अलग अलग पोर्टफोलियो मिनिस्टर्स के लिए। अब देखो ये थोड़ा सा क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों है? अलोकेट करना और अपॉइंट करने में अंतर होता है। अलोकेट करने का मतलब है कि इसको ये मिनिस्ट्री मिलेगी, ये मैंने अलोकेट कर दिया, बट अपॉइंट विल बी डन बाय द गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ओके, तो इसमें अलोकेट लिखा है तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे, आपके सही होते हैं। ओके, आंसर विल बी व्हाट, बोथ 1 and 2 विल बी द राइट आंसर हियर। समझे? ओके, सो एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। Various powers and the function of chief minister in relation to the council of ministers are: governor appoint only those person as minister who are recommended by the chief minister. He allocate and reshuffle the portfolio among ministers. He can ask minister to resign or advise the governor to dismiss him in case of difference of opinion. He presides over the meeting of the council of minister. He can bring about the collapse of council of minister by resigning from office. सिंस ही इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनका जो डेथ है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व कर देती है पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए। ठीक है, समझ में आया सभी को? सोते तो नहीं हो ना आप लोग? अंतिम योजना आयोग, ये तो भाई पता नहीं, पीएम मोदी, मनमोहन सिंह जी होंगे। योजना आयोग, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन की बात कर रहे हैं आप? प्लानिंग कमीशन की बात करेंगे तो इट विल बी मनमोहन सिंह जी, क्योंकि उसके बाद डिसॉल्व कर दिया था ना प्लानिंग कमीशन को। चलो, consider the following statement regarding parliamentary legislations in the state list when the Rajya Sabha passes the resolution to that effect. Try to answer this. देखो, आप ऐसे भी देख सकते हैं प्लानिंग कमीशन को कि 2014 में मनमोहन सिंह जी का चेंज हुआ और प्राइम मिनिस्टर विल बी द चेयरमैन। सो टेक्निकली मोदी विल बी द चेयरमैन ऑफ द लास्ट प्लानिंग कमीशन, है ना? बट मनमोहन सिंह जी को देखोगे तो एक्टिव प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन मनमोहन सिंह जी थे। ओके, फिर उसके बाद नीति आयोग आए तो उसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर बन गए। Consider the following statement regarding parliamentary legislations in the state list when the Rajya Sabha passes a resolution. It can make law on any subject enumerated in the state list when the Rajya Sabha passes the resolution with a special majority. The law remain in force till it is repealed by the act of the parliament. It restricts the power of the state legislature to make law on the same matter. बोर्ड के पेपर कब होंगे? ये तो भाई एनसीईआरटी से पूछो, होंगे भी कि नहीं होंगे, होने तो चाहिए। बट भाई लोग, आप लोगों का करियर जो है ना उसकी बैंड बज रही है। जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं 12th वाले, अभी से जो है ग्रेजुएशन देख लो किस में करना है, सब प्लानिंग करके तैयार रखो। कॉलेजेस देख के रखना कि इस कॉलेज में जाना है, और फिर अगर यूपीएससी करना है तो अभी से लग जाओ। 3-3 साल के कोर्स जो हैं अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है। सो टीजे लाइव कोड अप्लाई करो, कोर्स को परचेज करो, छोटे छोटे भाग में अभी पढ़ना शुरू कर दो।
चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट लिस्ट व्हेन द राज्यसभा पासेस ए रेसोल्यूशन टू दैट इफेक्ट. It can make law on any subject in the state list when राज्यसभा passes a resolution with a special majority. बिल्कुल सही बात है. अगर राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी से कोई चीज़ पास करती है तो वो किसी भी स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकते हैं. तो राज्यसभा के दो स्पेशल पावर हैं, एक है 249, एक है 312, है ना. ये होता है ऑल इंडिया सर्विसेज और ये होता है अपना स्टेट लिस्ट. द लॉ रिमेन इन फोर्स टिल इट इज रिपील बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. तो लॉ जो है वो तब तक रहता है जब तक कि पार्लियामेंट उसको रिपील नहीं कर देता. नहीं, ऐसा नहीं है. इट रेस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉ ऑन द सेम मैटर. ये भी नहीं होता. ठीक है, आंसर क्या होगा? वन ओनली विल बी द राइट आंसर. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बीइंग फेडरल इन स्ट्रक्चर डिवाइडेड ऑल द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. सेंटर एंड स्टेट आर इन सुप्रीम इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड. मैक्सिमम हार्मनी एंड कोऑर्डिनेशन आर एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द फेडरल सिस्टम. The Constitution contains elaborated provisions to regulate various relations between them, but extraordinary times में Constitution empower करता है Parliament को to make law on any matter enumerated in the state list. तो आंसर क्या होगा? One only will be the right answer. क्वेश्चन नंबर 20 नहीं दिया. अरे कोई दिक्कत नहीं, वो उस सीरीज में चेंज हो गया होगा. ठीक है, अब ये बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? वो सीरीज चेंज हो गया होगा. समझ में आया सभी के लिए? ओके. अब देखो, आज हम लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? लगभग 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया है ना. तो ऐसे धीरे धीरे करके पूरे 100 क्वेश्चंस को इस वीक में सॉल्व करना है.